हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। तो आप लोगों की मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की सीरीज चल रही है जो कि यूपीएससी प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था। इसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को इन डेप्थ में पढ़ना जरूरी है। आपकी जो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मैं इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आपको बताना चाहूंगी कि जो आप लोगों की यूपीएससी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की बैच है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। आपके बैच का नाम है अपग्रेड बैच 2026, जिसे आप परीक्षा प्रो ऐप या वेबसाइट से ज्वाइन करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके सारी डिटेल्स को जान सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक जो था वो उसमें हम कहाँ तक पहुंचे थे, तो हम पढ़ रहे थे जो इफेक्टिव टूल होता है इवैल्यूएशन का, उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, जिसमें हम लोगों ने पहला रिलायबिलिटी पढ़ा था और मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्ट रिटेस्ट मेथड, पैरेलल फॉर्म और इंटरनल कंसिस्टेंसी मेथड। तो टेस्ट रिटेस्ट वाला हम लोग जो उसमें दो मेथड थे, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस और कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, उसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो है हमारा पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी क्या होती है, इस ये ना होती है एक ही सब्जेक्ट को नापने के लिए दो अलग अलग लेकिन एक ही तरह के जो टेस्ट हों वो बनाए जाए, फिर दोनों टेस्ट को उसी स्टूडेंट को दिया जाए, एक ही स्टूडेंट को दिया जाए, फिर उनके जो मार्क्स आए उनके बीच कोरिलेशन निकाला जाए। अगर दोनों स्टूडेंट के मार्क्स लगभग सेम होंगे तो हम क्या कहेंगे, जो टेस्ट पैरेलल टेस्ट रिलायबिलिटी है वो सही है। तो इसमें क्या किया जाता है, दो पैरेलल टेस्ट होते हैं जिसको हम बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि वो जो टेस्ट हो उनके जो कंटेंट हो, मतलब कंटेंट का मतलब क्या होगा, जो उसमें चीजें दी हुई हो वो, और उसके ऑब्जेक्टिव मतलब उससे हमें क्या क्या मिलना है वो, और उसके जो टाइप हो, और जो नंबर ऑफ आइटम हो, और जो टाइम अलाउड हो बोथ सब्जेक्ट टेस्ट में, और जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो, सब कुछ क्या हो, सेम हो। मतलब ये टेस्ट 1 है, टेस्ट 2 है। अगर हम इसमें 20 क्वेश्चन देंगे तो इसमें भी 20 क्वेश्चन देंगे। अगर हम इसमें मैथ का टेस्ट ले रहे हैं तो इसमें भी हम मैथ का टेस्ट लेंगे। अगर हम इसमें बच्चे को 60 मिनट्स देंगे तो इसमें भी हम बच्चे को 60 मिनट्स देंगे। मतलब दोनों टेस्ट लगभग सिमिलर होंगे, उनके जो कंटेंट होंगे। जैसे मैथ में हम फ्रैक्शन का इसमें टेस्ट ले रहे थे तो इसमें भी फ्रैक्शन का ही टेस्ट लेंगे। ऑब्जेक्टिव जैसे हम फ्रैक्शन के बाद ये जानेंगे कि बच्चा क्या तरह तरह के फ्रैक्शंस में डिफरेंस करना जान रहा है, उनके टाइप्स को पहचान पा रहा है या नहीं पहचान पा रहा है, ये हमारे दोनों के ऑब्जेक्टिव रहेंगे। टाइम दोनों का सेम रहेगा। जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ये नहीं कि एक में हम क्लास 5 का क्वेश्चन दे दूसरे में क्लास 6 या 10 का क्वेश्चन दे दें, तो दोनों की सारी चीजें क्या होंगी, लगभग सेम होंगी। हम इसमें क्या किया था, इसमें और इसके प्रीवियस में क्या था, उसमें एक ही टेस्ट को बार बार दोहराया जा रहा था। फिर हम क्या कर रहे थे, टेस्ट रिटेस्ट मेथड में यही था ना कि हम एक टेस्ट को पहले स्टूडेंट से करवा के फिर दोबारा उस टेस्ट से स्टूडेंट को करवा के फिर हम मार्क्स में जो कोरिलेशन था उसको जान रहे थे। लेकिन जो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी है हम उसमें ऐसा नहीं करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, दो टेस्ट बनाएंगे और जो दोनों टेस्ट होंगे उनका जो कंटेंट होगा, उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी होंगे, उनका जो टाइप होगा, उनके लिए जो टाइम अलाउड होगा, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी होगा, सब कुछ क्या होगा, दोनों टेस्ट का सेम होगा। फिर हम देखेंगे कि क्या बच्चा दोनों टेस्ट में जो मार्क्स पा रहा है उनके अंदर उनके बीच में को रिलेशन है या नहीं है। अगर दोनों के बीच में को रिलेशन है तो हम बोलेंगे कि ये जो टेस्ट है ये पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी को फॉलो करता है। ये नहीं कि वही बच्चा 60 में से एक क्वेश्चन में 58 नंबर पा जाए, दूसरे क्वेश्चन में 10 नंबर पा जाए, तो क्या ये दोनों को रिलेट करते हैं, नहीं। क्योंकि अगर उस बच्चे के कॉन्सेप्ट मैथ में फ्रैक्शन के क्लियर थे तो इस टेस्ट में कम उसमें ज्यादा कैसे, या फिर इसमें ज्यादा इसमें कम कैसे आ सकता है। तो ये होता है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। अगला है
अगला है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी वैलिडिटी रिलायबिलिटी। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट की होमोजेनिटी को टेस्ट करते हैं। जो टेस्ट है, अगर ये जो टेस्ट है वो सेम फंक्शन, दोनों टेस्ट सेम फंक्शन या सेम ट्रेट को मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये टेस्ट जो है वो होमोजेनस है। तो इसकी इंटरनल जो कंसिस्टेंसी होगी वो रिलायबिलिटी की वो प्रिटी हाई होगी। जैसे कि हमने मान लीजिए मैथ में इवन नंबर बताया, ठीक, तो इवन नंबर देने के बाद, इवन नंबर पढ़ाने के बाद बच्चे को हम सारे इवन नंबर के क्वेश्चन दें, मतलब इवन नंबर, पहला क्वेश्चन ये रहे कि इवन नंबर क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन ये रहे कि 4 ऑप्शन दे दे, उसमें से हम पूछ लें इसमें से कौन सा इवन नंबर नहीं है। तो मतलब ये क्या होगा, एक ही जो टेस्ट है उस एक ही कॉन्सेप्ट पे सारा टेस्ट है। और ये टेस्ट क्या करेगा, हम ये जानेंगे कि क्या ये टेस्ट सारे जो उसके ट्रेट हैं, सारे जो फंक्शन हैं, उनको मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो कर रहा है तो ये हम कहेंगे क्या होगा, ये टेस्ट रिलायबल होगा, उसकी रिलायबिलिटी हाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसमें जो पहला मेथड था ये था ऑड इवन मेथड। मतलब हम टेस्ट लेंगे बच्चे से, बच्चे जो टेस्ट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में। जैसे पार्ट ए में मान लीजिए हम 10 क्वेश्चन करेंगे, तो पार्ट बी में भी 10 क्वेश्चन करेंगे। ऑड क्वेश्चन जैसे 10 क्वेश्चन 1 3, पहला क्वेश्चन, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15 और 17, 19, 10 क्वेश्चन ये हो गए। और दूसरे वाले में हम जो ऑड नंबर के क्वेश्चन है, मतलब 2 4, ये ऑड नंबर हो गया। दूसरे वाले में हम इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसे करके 10 हम इसमें क्या करेंगे, 10 ऑड क्वेश्चन, जो ऑड नंबर क्वेश्चन ऑड पे स्टेबल, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें हम जो क्वेश्चन इवन नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे हम 2 टेस्ट में इसको बांटेंगे। अगर जो बच्चा टेस्ट ए में जितना मार्क्स पा रहा है और टेस्ट बी में जितना मार्क्स पा रहा है, दोनों टेस्ट रिलायबल हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये टेस्ट रिलायबल होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्प्लिट हाफ मेथड या ऑड इवन मेथड, जिसमें हम एक टेस्ट को 2 बराबर भाग में बांटते हैं, जैसे फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, या फिर ऑड इवन में डिवाइड करते हैं। फिर दोनों टेस्ट में जो बच्चे का टेस्ट लिया, फिर दोनों के जो टेस्ट है हम चेक करते हैं कि दोनों में जो बच्चे ने टेस्ट में नंबर पाए हैं वो दोनों में सेम है या नहीं है। अगर दोनों में सेम है, दोनों में बच्चे ने उतने ही लगभग मार्क्स पाए हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो टेस्ट है वो रिलायबल है। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, स्प्लिट हाफ मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, स्प्लिट हाफ मेथड किसको वो करता है, तो ये रिलायबिलिटी को मेजर करता है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है। अगला जो मेथड होगा हमारा रेशनल इक्विवेलेंस मेथड। देखिए, ये ना पूरा स्टैटिकल प्रोसेस है टेस्ट की रिलायबिलिटी को डिटरमाइन करने का। और इसका जो मेथड दिया था वो कुडर एंड रिचार्डसन ने, KR इसको कहते हैं शॉर्ट में, इन्होंने दिया था। तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो स्प्लिट हाफ है उससे थोड़ा अलग है। हम टेस्ट को डिवाइड करते हैं जो 2 लॉजिकली इक्विवेलेंट हाल्स में, मतलब ये नहीं करेंगे एक तरफ ऑड एक तरफ इवन, या फिर 2 ऐसे मनमानी 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दिए। हम इसमें टेस्ट को कैसे बांटेंगे, इक्वली इक्विवेलेंट हाउस में, फिर हम उनके बीच में कोरिलेशन निकालेंगे और फिर हम पता करेंगे कि जो दोनों टेस्ट हैं वो एक दूसरे से रिलायबल हैं कि नहीं है। तो ये जो दोनों दो हाफ्स होंगे वो क्या करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ द होल टेस्ट, पूरे टेस्ट के रिलायबिलिटी को ये पता लगाएंगे। इसे क्रोनबैच ने क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी नाम दिया था इसको। तो ये जो ऊपर कुडर एंड रिचार्डसन थे, इन्होंने रेशनल इक्विवेलेंस में 2 मेथड दिए थे।
पहला था KR20 और दूसरा था KR21। KR20 में क्या था, सिर्फ बच्चे को राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स देना रहता था, और KR20 में सिर्फ राइट और रॉन्ग, और 21 में बच्चों को जो प्रश्न होते थे उनके कठिनाई के स्तर जो लगभग समान हो ऐसे प्रश्न दिए जाते थे, फिर उनसे क्वेश्चन किया जाता था। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा, KR20 का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1, फिर रो स्क्वायर माइनस सिग्मा PQ अपॉन रो स्क्वायर, जिसमें R क्या है, रिलायबिलिटी इंडेक्स है, रो स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ टोटल टेस्ट, N क्या होगा, नंबर ऑफ द आइटम इन टेस्ट, P प्रोपोर्शन ऑफ राइट रिस्पॉन्सेज, और Q होगा 1 माइनस P करके हम प्रोपोर्शन ऑफ रॉन्ग रिस्पॉन्स को निकालेंगे। अगला KR21 फॉर्मूला क्या था, R इज इक्वल टू N अपॉन N माइनस 1, M 1 माइनस M N माइनस M अपॉन N रो स्क्वायर। तो इसमें R क्या था, रिलायबिलिटी ऑफ कोएफिशिएंट, N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, M इज इक्वल टू मीन ऑफ टेस्ट स्कोर्स, रो स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टोटल टेस्ट। तो इसमें क्या होता था, सिर्फ राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स पे हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, और जो ये था इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया हमारा कूडर एंड रिचर्डसन का फॉर्मूला। अगला हम जानते हैं, अगला टेस्ट का क्वालिटी टेस्ट में क्या होनी चाहिए, वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट है वो हमें बताए कि जो हमारा टेस्ट एक्यूरेट और ट्रूथफुल है या नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग आपको ऑनलाइन टेस्ट दे जिसमें 10 टेस्ट हम आपको दें, आपने 10 में से 8 मार्क्स गेन किए, लेकिन उस टेस्ट में ऐसे 4 क्वेश्चन थे जिनके आंसर गलत थे, तो क्या ये टेस्ट वैलिड बोला जाएगा, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि इस टेस्ट में वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो टेस्ट है वो ट्रूथफुलनेस हो, उसमें कहीं गलती ना हो, एक्यूरेसी हो। तो हम एक्यूरेसी क्या कहेंगे, जो टेस्ट हो वो वही चीज मेजर करे हम जिस चीज के लिए उसको बनाए हैं। तो इसके लिए कुछ मतलब कुछ डेफिनेशन दिए गए थे, जैसे क्रोनबेंच ने बोला था कि वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच अ टेस्ट मेजर व्हाट इज पर्पोज टू मेजर। वैलिडिटी क्या होता है, वो चीज होता है जिससे हम किसी टेस्ट को मेजर करते हैं, जिस चीज को मेजर करने के लिए हम लोगों ने उस टेस्ट को बनाया है। जैसे मान लीजिए हम इवैल्यूएशन और असेसमेंट आपको पढ़ा के आपसे पूछ ले क्वेश्चन एनईपी का, तो क्या ये आपका टेस्ट वैलिड होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मेरा जो पर्पस था, मैं उसे पा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने मेजरमेंट और असेसमेंट कितना तैयार किया कितना नहीं किया है, मुझे अब उसमें आगे क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। ठीक, तो फ्रीमैन ने क्या किया था, an index of validity shows the degree to which a test measure what it purpose to measure when compared with accepted criteria। तो इन्होंने भी वही बताया था कि वैलिडिटी क्या होता है, ये डिग्री होता है जिससे हम पता करते हैं कि जो टेस्ट है हमने जिस चीज को मेजर करने के लिए बनाया गया था, क्या वो टेस्ट उसको मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये होती है हमारी वैलिडिटी। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए अब रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या रिलेशनशिप होता है। तो जो रिलायबिलिटी होती है वो वैलिडिटी में इंक्लूडेड होती है, मतलब जो टेस्ट वैलिड होगा वो रिलायबल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो टेस्ट रिलायबल है वो वैलिड हो। जैसे कि इसका एग्जांपल मान लीजिए कोई वेइंग मशीन है जो खराब हो चुका है, जिसमें वेट वो सही से बता नहीं रहा है, मतलब वेट तो बता रहा है लेकिन एक्चुअल वेट नहीं बता रहा है। तो मान लीजिए मैंने अपना वेट किया 55 kg वेट पहली बार में आया,
फिर मैं अपना वेट करूंगी 55 kg वेट दूसरी बार में आएगा, बार बार वेट सेम आएगा, लेकिन वो वेट सही नहीं रहेगा। तो मतलब जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, मतलब रिलायबल है, लेकिन वो रिजल्ट वैलिड नहीं है, इनकरेक्ट है, मतलब नॉट वैलिड। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि रिलायबिलिटी में वैलिडिटी होती है, सॉरी उल्टा हो गया, वैलिडिटी में रिलायबिलिटी होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि रिलायबिलिटी, जो टेस्ट रिलायबल हो वो वैलिड ही हो, जो वैलिड होगा वो रिलायबल होगा, जो लेकिन जो जरूरी नहीं जो रिलायबल है वो वैलिड ही होगा। जो टेस्ट कंसिस्टेंट है वो रिलायबल होगा ना, कंसिस्टेंट का मतलब रिलायबल, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड ही हो। जैसे मैंने बताया कि हमने गलत में वेइंग मशीन में जब अपना वेट चेक किया तो तीनों बार वेट कंसिस्टेंट आया, मतलब रिलायबल आया, लेकिन वो क्या था, इनकरेक्ट था, वो वैलिड नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। तो वैलिडिटी कितने टाइप के होते हैं? पहला फेस वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो फेस वैलिडिटी क्या होती है कि जो टेस्ट जैसा दिख रहा है, फेस का मतलब क्या होता है ना, चेहरा सामने से, तो हम किसी व्यक्ति को देखते हैं सबसे पहले उसका चेहरा ही देखते हैं ना, उसी से उसको समझते हैं। तो क्या ये टेस्ट मीजर उस चीज को कर रहा है जिसके लिए मीजर किया गया है, तो ये डिपेंडेंट होता है अपीयरेंस पे, ना कि स्टैटिकल एविडेंस में। जैसे मैथमेटिक का टेस्ट होगा, उसमें क्या होगी, सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, तो स्टूडेंट और टीचर क्या सोचेंगे कि ये जो टेस्ट है वो सिर्फ मैथमेटिक एबिलिटी को ही क्या करेगा, मेजर करेगा। इसको हम क्या कहते हैं, ये सबसे वीकेस्ट टाइप की वैलिडिटी होती है। अगला क्या है, कंटेंट वैलिडिटी। ये क्या होता है, ये ऐसी वैलिडिटी होती है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और लर्निंग ऑब्जेक्टिव और सिलेबस। जैसे मान लीजिए मुझे आप लोग को यूपीएससी के लिए आप लोग को मैं पढ़ा रही हूँ ना, तो मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, अगर मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊं, मेजरमेंट और इवैल्यूएशन, और उसके बारे में सिर्फ मैं आपको बात करूं, तो क्या मेरे सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव कवर होंगे? नहीं। तो ये किस में आता है, फेस वैलिडिटी। लेकिन कंटेंट वैलिडिटी क्या है, मैं आपको इसको भी पढ़ाऊं, एनईपी भी पढ़ाऊं, और भी काफी टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करते हुए चलो, तो मतलब जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं और टॉपिक्स हैं और जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सिलेबस के अकॉर्डिंग, हम उसको कवर करते हुए चले, तो वो क्या होता है, कंटेंट वैलिडिटी। जैसे साइंस एग्जाम है, उसमें क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों होगा, और जो सारे चैप्टर्स होंगे उनके प्रॉपर वेटेज होंगे। तो ये क्या होता है, ये सिलेबस पे बेस्ड होता है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना। और ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हमें फेस वैलिडिटी वाले क्वेश्चन नहीं बनाने थे, हमें कंटेंट वैलिडिटी वाले क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो द एक्सटेंट टू विच द मेजरमेंट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट बीइंग मेजर्ड, इसमें क्या होता है, जो सारे हमारे टॉपिक्स हैं, जो सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे मेजर होते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, कंटेंट वैलिडिटी। अगला है हमारा क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। देखिए, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी क्या होती है, ये बताती है हमें कि हमारे जो टेस्ट है वो कितना एग्री करती है हमारे जो एक्सेप्टेड मीजर हैं, और हाउ एक्यूरेटली टेस्ट मेजर्स द आउटकम विच इट वाज डिजाइन टू मेजर। जो टेस्ट है वो कितनी एक्यूरेटली किसी भी आउटकम को, हमारा जो आउटकम है जिसके लिए हम लोगों ने ये टेस्ट डिजाइन किया है, उसको कितने अच्छे से मेजर कर रही है। इसका जो पहला टाइप होता है कंकरेंट वैलिडिटी, जो इसमें जो टेस्ट है और जो क्राइटेरिया, हम वो दोनों, मतलब आईक्यू का, जैसे इसका एग्जांपल, सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आईक्यू का जो हमारा फॉर्मूला होता है CA/MA/100 ना, ये हो गया। लेकिन मान लीजिए कोई
नया फॉर्मूला आईक्यू का कुछ भी बनाया गया, CA/TA/100 हम मान लेते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्या ये जो फॉर्मूला है हम अपने इस फॉर्मूला के प्रीवियस फॉर्मूला से मिलाएंगे, तो फिर ये देखेंगे कि क्या ये दोनों फॉर्मूला है एक दूसरे से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये है कंकरेंट वैलिडिटी। तो इसमें क्या होता है, द टेस्ट एंड द क्राइटेरिया आर मेजर एट द सेम टाइम। हमारा जो क्राइटेरिया मतलब हम लोगों ने जो चीज पहले से बना रखी थी और जो करंट में चल रहा है उन दोनों को मिलाना, ये क्या होता है, कंकरेंट वैलिडिटी। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा जब स्कूल में आया था, उसका हमने एडमिशन लिया, तो उस वक्त जो टेस्ट लिया था उसका, बच्चे ने उसमें चाहे जो भी स्कोर्स गेन किए थे, फिर उसके बाद हम बच्चा अभी जो रिसेंट में पढ़ रहा है उसका हम रिसेंट में फिर एग्जाम लें और फिर हम पता करें कि दोनों में क्या रिलायबिलिटी है या नहीं है। तो ये क्या हो गया, कंकरेंट रिलायबिलिटी। मतलब हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है और जो इस वक्त करंट में चल रहा हमारा क्राइटेरिया, हम दोनों को क्या करते हैं, मिलाते हैं, फिर हम पता करते हैं कि क्या दोनों में रिलायबिलिटी है या वैलिडिटी है या नहीं है। तो ये क्या होता है, कंकरेंट वैलिडिटी। अगला है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। ये क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द क्राइटेरिया वेरिएबल आर मेजर आफ्टर द स्कोर ऑफ द टेस्ट। ये क्या होता है कि प्रेडिक्टिव का मतलब होता है हम किसी चीज के लिए पहले से प्रेडिक्ट कर ले। जैसे कि एग्जाम मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, अपने ऑफिस में पहले दिन ही लेट पहुंचा, तो जो वहां के बॉस हैं उनकी निगाह में उनका क्या इमेज बनेगा, जो पहले दिन ही जब ये बंदा लेट आ रहा है तो रोज वही करेगा। तो ये क्या होता है, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, जिसके हिसाब से मतलब हम आगे आने वाली चीजों को पहले से प्रिडिक्ट कर लें। तो ए रिसर्चर एग्जामिन हाउ ऑफ रिजल्ट ऑफ जॉब रिक्रूटमेंट टेस्ट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। हम क्या करें, जो रिक्रूटमेंट है या फिर जो हम टेस्ट ले रहे हैं उससे हम डिसाइड करें कि जो बच्चा है आगे चल के वो कितना सक्सेसफुल रहेगा। ये होता है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी। अगला है हमारा कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है या फिर आइडिया है जिससे हम ऐसी चीजों को मेजर करते हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, मोटिवेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कंसर्न द एक्सटेंट ऑफ विच योर टेस्ट और मेजर एक्यूरेटली एक्सेस साइकोलॉजिकल और ट्रेड वैलिडिटी। तो ये कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी किन चीजों को नाप मेजर करती है, ऐसी चीजों को मेजर करती है जिनको हम क्या करते हैं, नहीं माप सकते हैं डायरेक्टली। जैसे इंटेलिजेंस को हम डायरेक्टली क्या देख के ये कह सकते हैं कि दो इंटेलिजेंस, मान लीजिए दो टेस्ट हुए, क्या हम सिर्फ देख के सामने वाले को डिसाइड कर सकते हैं क्या दोनों इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो वैलिड है या नहीं है, नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंकरेंट वैलिडिटी से क्या करते हैं, एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से हम आइडिया लगाते हैं कि जो दोनों आईक्यू टेस्ट होंगे वो वैलिड होंगे या नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, कंकरेंट वैलिडिटी। अगला है जो, देखिए ये था पहले हम लोगों ने रिलायबिलिटी पढ़ा, फिर वैलिडिटी। रिलायबिलिटी पढ़ा, वैलिडिटी पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स। तो पहला हमारा क्या है, यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ है, यूजेबल मतलब हम जो टेस्ट बनाया है उसको हम कितनी सक्सेसफुली उसको क्लासरूम सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम जब भी कोई इवैल्यूएशन टूल बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, जैसे कि इजी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग, जो बच्चे के लिए क्या हो, स्कोर करने में आसान हो, बच्चे को समझने में आसानी हो, जो टेस्ट हो वो बच्चे को मिलने आसानी से हम क्या कर सके, सिंपल लैंग्वेज में बच्चे को समझा सके, और जो कॉस्ट टेस्ट का कॉस्ट हो वो बहुत हाई ना हो, जिससे जो टीचर है वो क्लासरूम सिचुएशन में सक्सेसफुली उस टेस्ट को यूज कर सके। तो इसे हम क्या करते हैं,
यूजेबिलिटी, ये टेस्ट क्या होगी? यूजेबिलिटी। तो हम किसी टेस्ट को हाई यूजेबल कब कहेंगे कि इस टेस्ट में हाई यूजेबिलिटी की क्वालिटी है? मान लीजिए 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट है, तो उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? टेक्स 1 आवर, मतलब 1 घंटे में वो खत्म हो जाए। इजी इंस्ट्रक्शन, उसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हो वो बच्चा आसानी से पढ़ सके, और टीचर अच्छे से अब बच्चे को पढ़ के आसानी से समझा सके। चेक्ड ऑटोमेटिकली यूजिंग ओएमआर। ओएमआर का यूज करके जो टेस्ट है वो ऑटोमेटिकली, जैसे हम लोग जो एग्जाम देते हैं, जैसे आप लोग प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का जो एग्जाम देंगे, वो कोई इंसान बैठ के नहीं चेक करता, वो कंप्यूटर में चेक होता है। तो इसका मतलब यहाँ यही है कि जो टेस्ट हो वो आसानी से ओएमआर जो है वो चेक हो जाए और लो कॉस्ट हो। लो कॉस्ट का मतलब जैसे कि जो टेस्ट हो वो पेन पेंसिल वाला जो टेस्ट होता है वो बच्चों के लिए ज्यादा अच्छा होता है, और जो रिजल्ट हो वो बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। और जैसे लो यूजेबिलिटी वाले टेस्ट कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए हम लोगों ने कोई टेस्ट लिया, कोई भी एक टेस्ट हुआ, मान लीजिए साइकोलॉजी का कोई टेस्ट हुआ, टेक्स 5 आवर, 5 घंटे का टेस्ट। इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा वो टेस्ट में, और वो क्या करता है? रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट। अब हर कोई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, नीड से ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट। अब ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हर जगह तो नहीं हो सकते हैं, तो ये होता है कि लो यूजिबिलिटी ना हो, हाई यूजिबिलिटी हो उस टेस्ट का। तो यूजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है? ये क्या करता है? टाइम बचाता है, रिड्यूस करता है टेस्टिंग कॉस्ट को, और सिंप्लीफाई करता है स्कोर को, क्विक रिजल्ट देता है, और यूजफुल, ये मेनली किसके लिए यूजफुल होता है? जो एग्जाम लार्ज स्केल पे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूजेबिलिटी। अगला जो हमारा होगा ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा हो, कि चाहे जो हो, टेस्ट मतलब टेस्ट कर, जो टेस्ट उसने दिया है उसको चेक करने वाला कहे चाहे जो हो, उसमें कोई बायसनेस ना हो, जजमेंट ना हो, और कोई पर्सनल ओपिनियन ना हो। ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिविटी। इसमें क्या होते हैं? 2 टाइप होते हैं। जैसे पहले ये जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिविटी हम हाई और लो ऑब्जेक्टिविटी कब कहेंगे। जैसे हाई ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, कब होती है? हाई ऑब्जेक्टिविटी तभी होगी ना जब जो आंसर है उसको देना आसान होगा, और देना आसान इन द सेंस उसमें ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेंगे जिससे बच्चा समझ ना सके, या टीचर उसको चेक करने में उसको कोई दिक्कत ना हो। जैसे पूछ ले कैपिटल ऑफ इंडिया, पहले इसका ऑप्शन दे, मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। अब देखिए इसका जो आंसर होगा वो एक ही सही होगा ना, जो एग्जामिनर होगा उसको ये चेक करने में आसान होगा, या तो फिर वो सही करेगा मतलब 1 नंबर दे देगा, या फिर 0 नंबर दे देगा। तो ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं हाई ऑब्जेक्टिविटी।
अब देखिए लो ऑब्जेक्टिविटी वाले टेस्ट कौन से होते हैं? जैसे टीचर ने दे दिया राइट एन एसे ऑन वाटर साइकिल, तो बच्चों ने अपने अपने हिसाब से वाटर साइकिल पे अपना अपना ऐसे लिख दिया। तो 3 बच्चे हैं जिसमें पहला बच्चा पाया 10 में से 9, दूसरा पाया 10 में से 7 और तीसरा पाया 10 में से 8। तो ये क्या होगा? ये डिपेंड करता है, देखिए हर बच्चे ने अपने हिसाब से अच्छा लिखा था, लेकिन किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों मिला? क्योंकि वहां पे जो एग्जामिनर का जजमेंट था उस हिसाब से बच्चे ने सही टॉपिक जो कंटेंट था वो नहीं लिखा था। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये लो ऑब्जेक्टिविटी है इसमें, क्योंकि इसमें एक हिसाब से हम देखेंगे तो बायसनेस हो रही है। भले टीचर सही कर रहा है, लेकिन ये बच्चा जब अपने जो पेपर देखेगा जिसपे उसने लिखा था उसको लगेगा यार मैंने तो ये सही लिखा है, उससे अच्छा लिखा है, फिर भी मुझे कम मार्क्स क्यों मिले? लेकिन बात तो यही रहेगा कि जो टीचर है वो अपने हिसाब से चेक करेगा, और इसमें जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो ये क्या होता है? लो ऑब्जेक्टिविटी टेस्ट इसे हम बोलेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिविटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक आइटम ऑब्जेक्टिविटी और एक स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। आइटम ऑब्जेक्टिव का यही एग्जांपल है कि इट मींस आइटम इज हैविंग ओनली वन राइट आंसर। इसमें क्या होगा, जो भी हम क्वेश्चन बच्चे को दे रहे हैं उसका एक ही आंसर सही होगा, या फिर उसको 1 नंबर मिलेगा या फिर उसको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। और स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा? डिफरेंट एग्जामिनर गिव द सेम स्कोर फॉर द सेम रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या होगा? स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी हम तब बोलेंगे कि एक हमने कोई टेस्ट चेक किया, फिर सामने वाले ने भी चेक किया, फिर किसी और ने चेक किया, तो सब में सेम मार्क्स मिले, तो और सेम रिस्पॉन्स के लिए सेम मार्क्स मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? जो टेस्ट हो उसका जो रिजल्ट हो वो एग्जामिनर के पर्सनल ओपिनियन पे, उसके बायसनेस या जजमेंट पे डिपेंड ना करें, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। अगला है नॉर्म। अब देखिए नॉर्म क्या होता है? नॉर्मल क्वालिटी मतलब क्या होता है कि हम इससे समझेंगे कि जो बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो किस लेवल का है। इसका हम एक स्टैंडर्ड, इसमें हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एग्जाम लिया, मतलब कोई टेस्ट लिया, उसमें 4 बच्चे थे, पूरे 20 मार्क्स के टेस्ट थे। तो चारों बच्चों में एक बच्चा 18 में से 20 पाया, एक बच्चा 15 पाया, एक बच्चा 10 पाया और कोई बच्चा 5 पाया। तो हम क्या करेंगे? अपनी इस नॉर्म के हिसाब से हम क्या करेंगे? चारों बच्चों का कंपेयर करेंगे। अब देखिए ये बच्चा क्या है? ये पुअर है क्योंकि इसने बहुत कम, इन लोगों से कम मार्क्स पाए हैं। और ये बच्चा क्या है? ठीक ठाक है, मतलब हम इसको गुड कह सकते हैं, गुड भी नहीं कह सकते, 20 में से 10 ठीक ठाक कहते हैं, एवरेज कह सकते हैं। और ये बच्चा क्या है? हम इसे कह सकते हैं ये बच्चा गुड है और ये बच्चा एक्सीलेंट है। तो ये क्या होता है? हम इसमें स्टूडेंट के जो परफॉर्मेंस है हम उसे डिफाइन करते हैं कि जो स्टूडेंट है उसने और लोगों के तुलना में कैसे मार्क्स पाए हैं। तो ये नॉर्म्स हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्यों है? क्योंकि ये एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करवाते हैं, और ये जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। और उनके जैसे आगे जो डिसीजन है एडमिशन, सिलेक्शन और प्लेसमेंट, इनके लिए। और इसमें जो हमें ग्रेड्स या परसेंटाइल मिलते हैं। तो ये होता है नॉर्म। हम क्या करेंगे? एवरेज और स्टैंडर्ड स्कोर ऑन ए पर्टिकुलर टेस्ट मेड बाय ए स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। तो हम क्या करेंगे? इसमें एक स्टैंडर्ड स्कोर मानेंगे एक टेस्ट के लिए जो कि स्टैंडर्ड पॉपुलेशन के द्वारा बनाया गया हो, मतलब जैसे टीचर ने बनाया है
या फिर किसी एग्जामिनर ने बनाया है। तो ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्कोर होता है डेवलप फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप। ये क्या होता है, किसी रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप के द्वारा एक परफॉर्मेंस का वो डेवलप किया जाता है, जो कि यूज होता है कंपेयर करने में, इंटरप्रेट करने में, इंडिविजुअल के टेस्ट स्कोर को क्या करने में, कंपेयर करने में, उसकी मतलब उसकी तुलना करने में, उसकी व्याख्या करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब देखिए जो नॉर्म्स होते हैं उसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है एज नॉर्म, और दूसरा है ग्रेड नॉर्म। दो और होते हैं, दो नहीं चार। और परसेंटाइल नॉर्म, और एक स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म। तो देखिए एज नॉर्म क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ऐसे स्टूडेंट को जो कि सेम एज के होंगे। जैसे हम 6 साल के बच्चे का 6 साल, जैसे एक बच्चा है 6 साल का, वो उसकी रीडिंग स्किल बहुत अच्छी है लेकिन दूसरे की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 साल के बच्चे का 6 साल के बच्चे से ही कंपैरिजन करें, तो इसे हमने एज नॉर्म किया। अगला क्या है, ग्रेड नॉर्म। जिन बच्चों का जो ग्रेड हो, मतलब क्लास हो, वो सेम हो। जैसे हम क्लास 8 के स्टूडेंट का जो साइंस का स्कोर है वो क्लास 8 के स्टूडेंट के साइंस के स्कोर से ही मैच करें, तो ये क्या होगा, ग्रेड या क्लास नॉर्म। अगला है परसेंटाइल नॉर्म। तो हम क्या करेंगे, जो परसेंटाइल नॉर्म मतलब हम ऐसे स्टूडेंट उसमें बांटेंगे बच्चों को जो कि बिलो पर्टिकुलर स्टूडेंट के नीचे हो, बिलो अ पर्टिकुलर स्टूडेंट मतलब एक पर्टिकुलर जो हमारा परसेंटेज है उसके नीचे हो, तो हम इसे क्या कहेंगे, परसेंटाइल नॉर्म। और स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म मतलब हम इसमें क्या करेंगे, रॉ स्कोर को कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड स्कोर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉर्म के बारे में। तो आज के क्लास में इतना ही, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, एक गुड जो टेस्ट हो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और एक हमने एक उसका जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था उसके बारे में भी डिस्कस किया है। मिलते हैं अगले मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन की क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।